नमस्ते दोस्तों, पेरू की इस जादुई यात्रा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे पेरू की समृद्ध संस्कृति, इसके इतिहास और संगीत की अनोखी धुनों के बारे में। साथ ही अगर आपका सपना साउथ अमेरिका की इस खूबसूरत जमीन पर कदम रखने का है, तो मैं आपके लिए वीजा प्रक्रिया से जुड़े कुछ आसान और जरूरी टिप्स भी लेकर आया हूं। इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगा अपने सफर की कुछ दिलचस्प बातें और वो जरूरी जानकारी जो पेरू की यात्रा को आपके लिए और भी आसान बना सकती हैं। तो चलिए पेरू की इस नई कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कल्चर की बात करते हैं या हिस्ट्री की बात करते हैं या म्यूज़िक की बात करते हैं, तो लैटिन अमेरिका में ओवरऑल उनका खुद का कल्चर है, उनकी खुद की हिस्ट्री है, उनका खुद का फूड है। लेकिन यही है कि वो इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता, अपने तक पहुंचा नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी भी हिस्ट्री है, उनका भी कल्चर है, उनका भी म्यूज़िक है, उनका भी फूड है, जो कि यहाँ पे फेमस है। लेकिन अपने को पहुंचा नहीं है। अपने इंडिया में इतने रेस्टोरेंट्स नहीं देखने के लिए मिलते। उसको लेके बात करते हैं कल्चर की। उनका कल्चर भी है, जो कि वो इतना टॉकेटिव नहीं रहते हैं लैटिन अमेरिकन लोग, इसलिए अपने तक उनका कल्चर पहुंचा नहीं है। और हिस्ट्री तो है उनकी, उन तक ही सीमित है, वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई है उनकी हिस्ट्री। तो मैं कल देख रहा था कि क्या क्या है। तो उनका बहुत सारा लिखा हुआ हिस्ट्री के बारे में है, लिखा हुआ उनके कल्चर के बारे में है। तो वही एक है कि अभी आउट ऑफ लैटिन अमेरिका वो गया नहीं है अभी तक। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीमा, पेरू में। आज है मेरा सेकंड लास्ट डे और मैं जा रहा हूँ अभी कॉफ़ी पीने। यह है होटल हॉलिडे इन, जो कि है सैन इसिड्रो डिस्ट्रिक्ट में। अपनी आ रही लिफ्ट, मैं दिखाता हूँ होटल आपको नीचे जाके। तो ये है दोस्तों होटल हॉलिडे इन। तो जो मेरे पीछे दिख रहा है वो है होटल हॉलिडे इन। 5 स्टार होटल कह सकते हैं, एक 5 स्टार होटल है। ये होटल मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो है ये एरिया बहुत अच्छा है। ये एरिया जो है वो काइंड ऑफ फाइनेंशियल हब है। यहाँ पे सारे बड़े बड़े बैंक्स है, सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है, इसलिए मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। और ये होटल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल है। तो ये आता है सैन इसिड्रो डिस्ट्रिक्ट में। ये जो होटल हॉलिडे इन एक्सप्रेस है, तो आपको अगर बुक करना है तो ये आपको $120-130 के आसपास आपको मिल जाएगा। booking.com पे या मेक माई ट्रिप पे भी आपको ये होटल मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं कॉफ़ी पीने। उसके पहले आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों, अभी बजे है दोपहर के 4 और ये है बाहर का नज़ारा। अभी थोड़ी ठंडी है, थोड़ा क्लाइमेट अच्छा है, वरना यहाँ पे तो धूप ही होती है। तो जो जैसे मैं बात कर रहा था, ये है फाइनेंशियल हब। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखो, ये जो बस है वो ऐसी बस मैंने कर्नाटक में देखी थी। अभी हुआ है अपना जेब्रा क्रॉसिंग ऑन, तो चलो चलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग ऑन। इसके पहले जाने देते हैं बस को। अगर दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग ऑन भी है, फिर भी आपको दाएं बाएं देखना है। पता नहीं कौन ड्राइवर कहाँ कैसे चलाए। आगे ही 1-2 ब्लॉक छोड़ के स्टारबक्स कैफे है, तो हम लोग जा रहे हैं स्टारबक्स कैफे। तो हालांकि लैटम में ठंडी नहीं रहती है, यहाँ पे विंटर रहता है।
मीन सॉरी समर रहता है, और समर भी बहुत हॉट रहता है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी ठंडी होगी, इसलिए मैंने कुछ जैकेट वगैरह ये टाइम नहीं लाया है। ओवर साइज टाइप लाया था, तो वो मुझे काम आ गया। तो दिन पहले मैं था डोमिनिकन रिपब्लिक, सैंटो डोमिंगो जो उसकी कैपिटल है। वहाँ पे तो ठंड नहीं थी, वहाँ पे तो समर था। और उसके पहले मैं था जमाइका किंगस्टोन, जो कि वहाँ पे 2 दिन गया था मैं। तो वहाँ पे तो बहुत ही धूप थी, तो मतलब खतरनाक धूप थी वहाँ पे। तो वहाँ पे तो हॉट समर चल रहा था, इसलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कुछ ठंडी रहेगी यहाँ पे। आपको दिखाता और एक बार एरिया, ये देखो। हर एक कंट्री में दोस्तों ऐसे कुछ चीजें रहती है। जैसे आप यूरोप में घूमोगे तो आपको ऐसे कुछ चीजें रहती है कि टॉप 10 प्लेसेस टू सी, टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ही नहीं। एक तो इनका अच्छा एरिया और बुरा एरिया है। अच्छा एरिया वही है कि जहाँ पे आप रह सकते हो, थोड़ा सेफ रहेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, रेस्टोरेंट, स्टारबक्स वगैरह। और बुरा एरिया थोड़ा ओल्ड सिटी टाइप रहेगा, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो वहाँ पे सेफ भी नहीं रहेगा वहाँ पे उतना। और उतना आपको देखने में और रहने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउडी रहेगा। वहाँ पे बहुत पुराने बिल्डिंग्स टाइप रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड एरिया रहेगा। तो ओल्ड एरिया वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। न्यू एरिया ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सेफ रहता है और स्पेसियस रहता है। सारी चीज़ें आपको एक्सेसिबल भी रहेगी। तो आ गए हम लोग स्टारबक्स। यहाँ पे है स्टारबक्स कैफ़े, यहाँ पे ज़हारा का मॉल। तो बाद में ज़हारा का मॉल में जाऊंगा मैं, देखता हूँ कुछ मिलता है क्या अच्छा। तो एक एरिया है, यहाँ पे भी एक स्टारबक्स है, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा। अदरवाइज लेट्स सी जाते हैं, क्योंकि कल तो दूसरा वहाँ और स्टारबक्स गया था। तो चलो दोस्तों, आज जाते हैं एक दूसरे स्टारबक्स में, नए स्टारबक्स में, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ की कैसी है कॉफ़ी। बाकी तो कॉफ़ी तो सेम ही रहती है, लेकिन थोड़ा अलग फीलिंग रहेगा ये स्टारबक्स में। तो आए हम लोग दोस्तों दूसरे स्टारबक्स में, नए वाले स्टारबक्स में। तो दोस्तों बातें करते हैं कुछ लैटिन अमेरिका के बारे में। लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका भी कहते हैं, तो जो स्टार्ट होता है मैक्सिको से लेके ब्राजील तक। तो बीच में आता है आपका इक्वेडोर, बीच में आता है पनामा, पेरू, चिले थोड़ा नीचे है, ब्राजील है बीच में। ये कुछ मेन कंट्री है। उसके बाजू में आते हैं कैरेबियन कंट्रीज, जिसको हम लोग कहते हैं जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक एक्सेट्रा। तो जो लैटिन अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, वो बेसिकली स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज है। यहाँ पे स्पेनिश ज़्यादातर बात करते हैं लोग। एक ही कंट्री है जो कैरेबियन में है, वो है जमाइका, वो इंग्लिश बात करती है। रेस्ट ऑल जो कंट्रीज है वो स्पेनिश ही बात करते हैं लैटिन अमेरिका में। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस इन लैटिन अमेरिका। कहाँ कहाँ पे मैं गया था, क्या क्या एक्सपीरियंस मुझे आया। स्टार्ट करते हैं मैक्सिको से। तो मैं मैक्सिको 2 बार गया हूँ। फर्स्ट टाइम जब गया था मैक्सिको, तब मैं मेन मैक्सिको सिटी में रुका था। अभी लास्ट टाइम जब गया था तो मैं थोड़ा आउटस्कर्ट में रुका था, थोड़ा मेन एरिया में रुका था, जो कि नया एरिया हम लोग कह सकते हैं। तो मैक्सिको अगेन एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। यूएस बॉर्डर में आती है वो लैटिन अमेरिका कंट्री, और वो भी एक स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री कहा जाता है मैक्सिको को। मैक्सिको का मैंने 1-2 वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुका था, 2 दिन ही रुका था मैं मैक्सिको में, और इंडिया से डायरेक्ट आया था मैं मैक्सिको में। तो जो
जेट लैग कहते हैं, या वो जो टाइम डिफरेंस था वो ज़्यादा था मेक्सिको में, तो उतना मैं अच्छा वीडियो नहीं बना पाया मेक्सिको का। दूसरा, मेक्सिको के अंदर, मेक्सिको सिटी में मैं था। मेक्सिको का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मेक्सिको से बहुत सारे कंट्रीज जाने के लिए आपको फ्लाइट्स मिलेगी। तो वहां से मैं गया था डोमिनिकन, डोमिनिकन से वहां आगे गया था मैं जमाइका। तो मेक्सिको से बहुत सारे आई मीन नॉन लैटिन अमेरिकन फ्लाइट्स भी है, जैसे एयर फ्रांस है, लुफ्तांजा है, बाद में आई थिंक एमिरेट्स है, कतार है। तो बहुत सारे फ्लाइट्स जो है वो लैटिन अमेरिका, आई मीन सॉरी, मेक्सिको में आती है। तो मेक्सिको एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है। उसके बाद बात करते हैं मेक्सिको में जो फूड की, तो फूड इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैक्सिकन रेस्टोरेंट भी देखने के लिए। मेक्सिको जो जाना जाता है वो है वहाँ के स्पाइसी फूड को लेके, तो वहाँ पे बहुत सारे स्पाइसी फूड खाते हैं मेक्सिको में। उसके बाद मैं गया था डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक एक कैरेबियन आइलैंड है, और इतनी कुछ खास कंट्री नहीं लगी मुझे डोमिनिकन रिपब्लिक। 2 दिन ही था मैं डोमिनिकन रिपब्लिक, और उसके बाद मैं गया था आगे जमाइका। तो डोमिनिकन रिपब्लिक से मैं गया था जमाइका। जमाइका जो है वो एक कैरिबियन आइलैंड है। जमाइका पे राज किया था अंग्रेजों ने, इसलिए वो जमाइका जो पार्ट है, वो जमाइका जो कंट्री है वो इंग्लिश बात करते हैं। छोटी कंट्री है, लेकिन वो उतने डेवलप नहीं है अभी भी। जमाइका पे एक तो अंग्रेजों का या दूसरा इसका राज चलता है जमाइका में, तो उतना कुछ खास नहीं है जमाइका। इकोनॉमिकली भी इतनी कुछ ग्रो नहीं है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना कुछ पोटेंशियल नहीं है इंडियन बिजनेस ओनर के लिए। जमाइका से मैं आया हूँ लिमा। लिमा के बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। एक आगे लैटिन अमेरिकन कंट्री है, सेंटर ऑफ लैटिन अमेरिका में है, स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, मीडियम कंट्री है, थोड़ी डेवलप कंट्री है कंपेयर टू द डोमिनिकन एंड जमाइका। लास्ट टाइम जब मैं आया था लैटिन अमेरिका, तब मैंने ट्रैवल किया था इक्वेडोर, चिले, तो ब्राजील। ये 3 कंट्री मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल की थी। तो बात करते हैं इक्वेडोर के बारे में। इक्वेडोर में गया था गुयाक्विल। गुयाक्विल एक डेवलप सिटी है इक्वेडोर में। अच्छा एयरपोर्ट है, वहां से भी बहुत सारे कनेक्टिंग फ्लाइट है। अगेन स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन सेफ नहीं है। सेफ नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है, और वहाँ पे ये है सी है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे शिपमेंट जाते हैं। तो जो भी ड्रग्स है जो कि लैटिन अमेरिका में, तो वहाँ पे पहले जमा होते हैं और वहाँ से पूरे यूरोपियन कंट्री में सर्कुलेट किए जाते हैं। इसलिए इक्वेडोर है वो सेफ नहीं है। लास्ट टाइम मैं जब था वहाँ पे एक्चुअली रोड पे 14 लोगों को मारा था टेररिस्ट लोगों ने। तो उनका ही गैंग वॉर था, लेकिन उसमें कॉमन लोग भी कुछ मरे थे। एक न्यूज चैनल पे भी अटैक किया था, वहाँ पे जो न्यूज एंकर थे वो कुछ उनके खिलाफ बोल रहे थे, तो उसको भी उन लोगों ने टारगेट किया था, और उसको भी उन लोगों ने वो गन वगैरह दिखा रहे थे लाइव टीवी पे। तो वो टाइम में वहीं पे था, तो वो एक मेरा बैड एक्सपीरियंस था इक्वेडोर को लेके। उसके बाद दोस्तों गया था मैं चिले मुझे अच्छा लगा। चिले कंट्री थोड़ी काइंड ऑफ यूरोपियन फील है चिले में मैं घुमा हूँ। 8 दिन था मैं इनफैक्ट चिले में। तो मैं जो रुका था वो मर्क्यूर होटल में रुका था, सेंटर ऑफ चिले में। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है। उसके बाजू में रेस्टोरेंट एरिया भी है, रेस्टोरेंट्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे। तो वो एक एरिया में मैं रुका था। तो चिले का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। चिले में आपको उबर मिलेगी, बाकी लोकल टैक्सी भी मिलेगी, एयरपोर्ट अच्छा है चिले का। स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन वहाँ पे आपको इंग्लिश बात करने वाले भी मिलेंगे। और दूसरी चीज़, जो क्लाइमेट है चिले का वो एकदम मस्त है। लाइक आपको लगेगा कि आप यूरोप में हो। नॉट ओनली क्लाइमेट, आपको जो रोड्स दिखेंगे, जो आपको ग्रीनरी सिटी में दिखेगी। मैं था सैंटियागो सिटी में, जो कैपिटल है चिले का। जो ग्रीनरी दिखेगी आपको, या जो कंस्ट्रक्शन दिखेंगे आपको चिले में, आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोप में हो। तो चिले जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंटायर लैटिन अमेरिका में। चिले के बाद गया था मैं ब्राजील। दोस्तों ब्राजील में 2 सिटी में गया था, रियो दे जानेरियो, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस था। तो रियो दे जानेरियो जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है।
तो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा अच्छा है, होटल्स भी अच्छे मुझे मिले। और लेकिन वहाँ पे एक स्टैटू है जो कि टॉप 7 वंडर्स में भी आता है। लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ब्राज़ील, क्योंकि वहाँ पे प्रोस कॉन्स है, मतलब वहाँ पे अच्छे एरिया भी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा और दुनिया की आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट स्लम है। तो वो एक रियो दे जानेरियो एरिया में, तो वो एक उसका ड्रॉबैक है। उसके बाद आया था मैं साओ पालो जो है वो कैपिटल है ब्राजील की। वो एक थोड़ा अच्छा एरिया लगा, लेकिन अगेन कंजेस्टेड है, छोटे छोटे बिल्डिंग्स है, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। जो साओ पालो है ब्राजील का कैपिटल है, मैं था 4-5 दिन, कुछ जगह पे घुमा हूँ, जैसे साओ पालो में सेंटर ऑफ द सिटी, बाद में रेस्टोरेंट्स मैकडोनल्ड्स वगैरह है वहाँ पे। तो थोड़ा क्राउडी है, थोड़ा कंजेस्टेड है। इंडियन रेस्टोरेंट भी मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे वहाँ पे साओ पालो में। तो वो था मेरा एक्सपीरियंस इन द ब्राजील। तो दोस्तों बात करते हैं वीजा की। साउथ अमेरिका में आपको आना है तो कौन सा वीजा लगेगा। देखो, साउथ अमेरिका में अगर आना है दोस्तों तो आपको अलग अलग वीजा लगेगा, कि जैसे मैक्सिको के लिए अलग वीजा है, ब्राजील के लिए अलग वीजा है, इक्वाडोर का अलग वीजा है, अर्जेंटीना का अलग वीजा है, उनका अलग अलग वीजा है। हाँ, अगर आपके पास शेंजन वीजा है तो आप आ सकते हो मैक्सिको, आप आ सकते हो पेरू, आप जा सकते हो डोमिनिकन रिपब्लिक। लेकिन आने से पहले आप यहाँ के एम्बेसी को, जैसे इंडियन एम्बेसी इन मैक्सिको, इंडियन एम्बेसी इन पेरू, उनको मेल लिखिए कि आपका जो भी पासपोर्ट है, आपका सिटीजन कहाँ आपका है। जैसे मेरा पासपोर्ट इंडिया का है तो मैं इंडियन पासपोर्ट लिखूंगा, और आप पूछे कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 2 वीक 3 वीक मेक्सिको पेरू, जो भी आप कंट्री ट्रैवल प्लान कर रहे हो, और मेरे पास ये वीजा है, तो क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ क्या नहीं। अगर नहीं तो बाकी क्या वीजा रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको जो इंडियन एम्बेसी है ये पर्टिकुलर कंट्री में, वो आपको इमीडिएटली रिप्लाई देगी। विदाउट नोइंग एनीथिंग आप ट्रैवल मत कीजिए। मेरा एक बैड एक्सपीरियंस था कि मैंने हालांकि मेरे पास ईमेल था, लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक एयरपोर्ट पे मुझे 1 घंटा बिठा के रखा था। मेरा सब कुछ वेरीफाइड किया, मेरा पासपोर्ट, मेरे पास जितने भी वीजा है वो वेरीफाइड किए। पता नहीं किस किस से बात कर रहे थे वो लोग, फोटो भेज रहे थे मेरे वीजा का इधर उधर। 1 घंटा सब कुछ चेक करने के बाद मुझे छोड़ा। तो ये चीजें हो सकती है आपके साथ, तो प्लीज आप आने से पहले यहाँ पे एम्बेसी में इंक्वायरी कीजिए डिटेल वीजा के बारे में, और उसके बाद ही आप ट्रैवल कीजिए। तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों करेंसी की। जैसे साउथ अमेरिका में अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक तो आप सबसे अच्छा फॉरेक्स कार्ड कैरी कीजिए, जो कि हर जगह पे चलेगा। जैसे स्टारबक्स में चलेगा, रेस्टोरेंट में चलेगा, एयरपोर्ट पे चलेगा, या कोई भी लोकल रेस्टोरेंट में चलेगा, उबर पे चलेगा। तो एक तो फॉरेक्स कार्ड कैरी कीजिए। अदरवाइज आप कैरी कर सकते हो यूएसडी। तो यूएस डॉलर जो है वो हर जगह पे एक्सेप्ट होते हैं। इतना भी कुछ डिफरेंस अमाउंट वो लेते नहीं है। उनकी लोकल करेंसी में वो कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिको इंटू यूएस डॉलर, या जमाइका इंटू यूएस डॉलर, या अभी मैं हूँ पेरू में, पेरू इंटू यूएस डॉलर, और वो कैलकुलेट करके आपको वो उतना अमाउंट ही चार्ज मतलब करेंगे। तो यूएस डॉलर भी आप कैरी कर सकते हो। मैं कुछ जगह पे यूएस डॉलर भी देता हूँ, कुछ जगह पे फॉरेक्स कार्ड देता हूँ। मैं ज्यादातर लोकल करेंसी कैरी नहीं करता हूँ, क्योंकि लोकल करेंसी विड्रॉ करो, बाद में कुछ आपके पास बचते हैं, बाद में वो ये करो, एक्सचेंज करो। तो उससे अच्छा है कि यूएस डॉलर ही कैरी करता हूँ मैं, और फॉरेक्स में कार्ड कैरी करता हूँ। बात करते हैं दोस्तों क्लाइमेट की। क्लाइमेट तो यहाँ पे इतना कुछ हार्श क्लाइमेट नहीं रहता है। एक तो समर रहता है या विंटर रहता है, या थोड़ा सा रेनी रहेगा। स्नोफॉल नहीं होता लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। आने से पहले एक बार आप क्लाइमेट गूगल में देखिए कि क्या क्या क्लाइमेट है, कौन से कंट्री में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो, और उसके अकॉर्डिंगली आप कपड़े भी कैरी कीजिए। जैसे अभी ही विंटर चल रहा है, तो अगर मैंने जैकेट कैरी किया रहता तब मुझे बहुत अच्छा रहता। मुझे पता नहीं था कि अभी विंटर में इतना हार्श नहीं है, लेकिन थोड़ा विंटर है। अगर जैकेट होता तो मजा आता। तो वैसे आप अभी आने से पहले कौन से महीने में आने वाले हो, वो महीने में क्या दोस्तों आपका क्लाइमेट रहेगा, वो थोड़ा चेक करके आ जाएगा।
दोस्तों जो भी मैं कोई ट्रैवल वीडियो बनाता हूँ या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स टॉपिक कवर करो। जो मेरा एक्सपीरियंस था, जैसे एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस था या इमिग्रेशन पे कुछ एक्सपीरियंस था या रेस्टोरेंट्स में जो भी एक्सपीरियंस था या लोकल जो मेरा फीलिंग था, वो मैं शेयर करता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करके उसका वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। A few moments later. अगर दोस्तों समझो आप कोई लैटिन अमेरिका के कंट्री में हो और आपके साथ कोई इंसिडेंस होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, या आपका पासपोर्ट गुम होता है, या आपका वैलेट गुम होता है, या आपका ट्रैवल बैग गुम होता है, अच्छा, जो भी कोई इंसिडेंस होता है आपको आपके साथ, तो आपको सीधा जाना है इंडियन एम्बेसी। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिको में हो तो आपको सर्च करना है कि इंडियन एम्बेसी इन द ठीक है। मैक्सिको सिटी। अगर आप ठीक है, समझ जैसे गया। ब्राजील में हो तो आपको सर्च गया। करना है कि इंडियन एम्बेसी इन द साओ paulo इन ब्राजील। ठीक है, और आपको सीधा जाना है इंडियन एम्बेसी, और जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, उनको क्लियर कट बताना है कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, मेरा फॉरेक्स कार्ड खो गया है, मेरे पैसे खो गए, जो भी है वो आपको हेल्प करेंगे। इंडियन एम्बेसी ही आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर हेल्प करेगी। इंडियन एम्बेसी इसीलिए होती है कि इंडियन सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए। तो कुछ भी हो जाए आपके साथ तो प्लीज प्लीज आप जाइएगा इंडियन एम्बेसी। लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका अपने से 4-5 साल पीछे है, इंडिया से 4-5 साल पीछे है अभी भी। इसीलिए इंडियंस को वो सुपीरियर मानते हैं, इंडियंस प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेसेस है आपके इंडिया में, अगर आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन बिजनेस में हो, अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप वहां से यहाँ पे बिजनेस इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपके बिजनेसेस को, अपने आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आपके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है तो रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हो जाएगा आपके प्रोडक्ट्स का, और आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो लैटिन अमेरिकन कंट्री में, चाहे वो मैक्सिको हो, ब्राजील हो, पेरू हो, चिले हो, ऑल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों मैं ये वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो ड्यूरिंग ट्रैवल हुआ था। तो मैं जा रहा था मैक्सिको से लेकर डोमिनिकन रिपब्लिक एंड डोमिनिकन रिपब्लिक से लेकर जमाइका। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो था कि लकीली मैं 1 घंटा पहले पहुंचा था एयरपोर्ट पे। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे पूछा कि एक आपको सी फॉर्म भरना पड़ेगा और एक आपको कोई ई टिकट भरना पड़ेगा। तो मेरे पास इंटरनेट नहीं था, तो लकीली वहां पे वाईफाई मैंने कनेक्ट किया, और वहां पे जो भी सी फॉर्म है और जो भी उनका फॉर्म कुछ ई टिकट है वो फॉर्म मैंने भरा। गले में खिचखिच। तो सी फॉर्म क्या है, ई फॉर्म क्या है? बेसिकली उनका कोई कोविड के जमाने से जो चल रहा है वही प्रोसेस है, वही वो फॉर्म भरवा के लेते हैं। आपका पासपोर्ट, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सेम चीजें जो आपके पासपोर्ट पे है वही सेम चीजें वो फॉर्म में भरवा के लेते, और डिजिटल रहता है। कभी कभी उनका वेबसाइट भी नहीं चलता, कभी कभी वो लिंक भी ओपन नहीं होती, आधा घंटा ट्राई करना पड़ता है। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन आपको विदाउट वो फॉर्म भरे बिना आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुंचे, अगर कोई फॉर्म भीम है तो वो भरिए, उसके अलावा तो कोई आपको ये नहीं है। तो अगर वो बोलते फॉर्म भीम भरने का तो शांत दिमाग से बाजू में हटके तो पूरा फॉर्म भरिए, उसके बाद दीजिए, और उसके बाद आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हो। हाँ ये कर लो पहले। बात करते हैं दोस्तों शॉपिंग की। अगर आप लैटिन अमेरिका में हो तो शॉपिंग के लिए इतना कुछ खास नहीं मिलेगा आपको कुछ यहाँ पे, और कुछ बड़े बड़े ब्रांड भी मिलेंगे लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली मिलेंगे। जैसे मैं गया था ज़ारा, मैं गया था H&M, इंडिया से भी महंगे हैं यहाँ पे ब्रांड, तो कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग करने का। हाँ, अगर 1-2 चीज़ें आपको एकदम अच्छी दिखती है, आपको नहीं छोड़ने का मन करता है, तो वो टाइम पे आप शॉप कर सकते हो, खरीद सकते हो। अदरवाइज ओवरऑल शॉपिंग के लिए साउथ अमेरिका इतना कुछ खास नहीं है।
लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी इनका अच्छा है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन मैंने लिया था, 2-3 बार टैक्सी ली थी लोकल, तो उन लोगों ने कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं किया। लेकिन मैंने एक मॉल से लिया था, एक मॉल में गया था घूमने और आते टाइम वहाँ का टैक्सी लिया था। और दूसरे टाइम भी एक पब्लिक प्लेस से लिया था। तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन में इतना अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है। अभी इतना कुछ इन लोगों ने ज़्यादा चार्ज नहीं किया है लोकल ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं तो। दोस्तों सेफ्टी की अगर बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अभी लोकल लोगों से काम से ही काम रखिए। कोई अगर अननोन लोग है, जो अननोन आदमी है जो आपको स्ट्रीट पे मिलेगा तो आपके साथ बात करने की कोशिश करेगा, तो बात मत कीजिएगा। जैसे अगर आपके होटल में है तो होटल में ही सारी चीज़ें आप ट्राई कीजिएगा कि करेंसी एक्सचेंज है या टैक्सी है वो मंगवाने का। या कोई होटल वाले को पूछ के ही आप सराउंडिंग में जाओ, जैसे स्टारबक्स पूछो, मॉल पूछो या रेस्टोरेंट पूछो या सिम कार्ड है वो पूछो। तो सिम कार्ड नॉर्मली आप जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको सिम कार्ड मिल जाएगा, तो आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और मॉल में रहते हैं, मॉल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे ATM मिलेगा, सिम कार्ड मिलेगा, तो वो आपको होटल वाले से बात करके ही जाइएगा। ये एप्पल स्टोर भी है बाजू में। ज़ारा में पता नहीं कि अलाउड है कि नहीं कैमरा। तो दोस्तों गया था मैं मॉल, ज़ारा मॉल में। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है विंटर का लीमा में, पेरू में, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ठंडी रहेगा। ये थोड़ा एरिया अच्छा है, वॉक करने के लिए आपको फुटपाथ्स वगैरह दिखेंगे।